लोग बेचारे। आइए, और ये तो बहुत खासी गुस्सा है। Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big, and I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. We're the hottest. We're the best financially. The money coming in is so big because of tariffs and other things, but because of tariffs. Tariff gets us even those other things. Plus, it gets us great negotiating. I settled 7 wars, and numerous of those wars were because of trade. And because without the United States, every इतने भड़बड़ा गए हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं, बोले देखो SCO समिट हो रहा है, वहाँ सब लोग एक हो रहे हैं, सब बोले यूनाइटेड स्टेट्स के बिना सब खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हम इतने बड़े हैं। ऐसा किसने बताया? आप भौगोलिक आधार पर भी अलग थलग पड़ा हुआ देश है, एक अलग टुकड़ा है। और एक्चुअली भी आज आपकी स्थिति अलग थलग ही हो गई है। ठीक, गजब है। और फिर जो है क्लेम करते हैं सब दुनिया भर की बातें, तो कहते हैं हमारे बिना सब खत्म हो जाएगा। और we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly with the hottest and other things, but because of tariff gets a टैरिफ से हम बहुत पावरफुल हो गए, टैरिफ से हमारे पास बहुत कमाई आ रही है। अच्छा, चलिए आज इसकी इकोनॉमिक्स समझिएगा आप, देखें जरा। You're starting to see in the mainstream media, whether it's Wall Street Journal or the New York Times, that even the other side or the super free market people are getting addicted to tariff income. I've been saying 300 billion, but I think it could be much higher. Every 300 billion is 1% of GDP. We got left with a mess in terms of the deficit to GDP, the highest ever. When we weren't in a recession, we're in a war. So just with the tariff income, we're going to be in the 5s. Which is incredible. Like that's like running a marathon and starting 5 miles before everybody else. You're starting. इतने खुश हैं साहब कि पूछिए, कहते कि अब तो हमारी बहुत इनकम हो रही है। ट्रम्प साहब कहते हैं हमारी बहुत इनकम हो रही है। इन्होंने बताया $300 बिलियन या उससे भी अधिक हो सकती है, मैं कह नहीं रहा। 1% ऑफ द GDP हमारी टैरिफ से इनकम हो रही है। किससे हो रही है? नहीं, हो किससे रही है? क्या भारत आपको जाके पैसे देकर आ रहा है? नहीं, इकोनॉमिकली समझिएगा। ये पैसा जो आपकी जनता की जेब में था तभी भी बैंक में था। ठीक है, आपने टैरिफ लगाकर अपनी जनता से ज़्यादा पैसा ले लिया, तभी भी बैंक में ही है। आप कह रहे हो हमको इनकम हो रही है $300 बिलियन की, पर टेक्निकली तो हो ही नहीं रही। पैसा तो वही का वही है। पैसा बढ़ा कहाँ आपका? पैसा तो वही है, वो आपके लोगों की जेब में था, अभी इधर आ गया, वही पैसा घूम रहा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सवाल इस बात का, इससे आपकी इनकम कैसे बढ़ गई? आपने रेवेन्यू बढ़ा लिया, अपना टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपके देश का पैसा कहाँ बढ़ा? देश का तो उल्टा कम ही होता चला जा रहा, लोग डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कैसी आपने कैलकुलेशन लगाई है कि इससे आपका देश का भला हो जाएगा और आप जो है जिस चीज़ के लिए कर रहे हो डेट से बाहर निकल आओगे? आप तो अपने ही लोगों से पैसा ले रहे हो ना। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। कोई आपकी एक्सपोर्ट से इनकम नहीं हो रही, कुछ अनोखा नहीं किया आपने, कोई आपने बढ़ाया नहीं है। आपने जो आपने अपनी जनता को दिया था वो आप उसकी जेब से वापस ले रहे हो, बस इतना कर रहे हो। तो आंकड़ों के आधार पर तो दिखेगा कि हाँ भैया कुछ डेट कम हो गया, लेकिन इतने से फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका जो डेट अभी आपको जो देना है 2025 में $9 ट्रिलियन का डेट अमेरिका को चुकाना है। ठीक है, जो डेट ले रहे थे ना धनाधन फेडरल रिजर्व से, उससे। अब जरा समझिएगा, मैटर बड़ा पेचीदा है। अमेरिका क्यों इतना पगलाया हुआ है, क्यों टैरिफ पे टैरिफ लगाए चला जा रहा है? उसको हर हाल में वो डेट चुकाना है। अब चुकाएंगे कैसे? वो डेट है किस फॉर्म में, पहले तो समझिए। वो डेट है ट्रेजरी के फॉर्म में। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स जो हैं उस फॉर्म में। अब जो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो इन्होंने इशू कर दिए हैं, उन ट्रेजरी बॉन्ड्स का एक बॉन्ड इशू करते हैं ना सर, उसका भुनाने की तारीख होती है, तो भुनाने की तारीख 2025 है। और कितने की? $9 ट्रिलियन। $9 ट्रिलियन आपको चाहिए है, क्योंकि पब्लिक को जिसको आपने इशू कर दिया वो कागज, आप समझिए क्यों जनता से पैसा ले रहे हैं। आपने एक बॉन्ड इशू कर दिया, उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट आ गया, आपने कहा इतना इतना इस पर ब्याज, उसने कहा ओके। आपने कहा 2025 की इसकी ड्यू डेट है, ठीक है। अब लाइन लगा कर लोग 2025 में आपके पास में आने वाले हैं, सर्टिफिकेट लेके सर मेरा टाइम भी होगा, मेरा पैसा दे दीजिए। पैसा कहाँ से लाओगे? $300 बिलियन से आपका $9 ट्रिलियन का हो जाएगा हिसाब? आपको मजाक लग रहा है? आइए दिखाता हूँ आपको। AI मोड से हमने पूछा, AI ओवरव्यू है ये। यूनाइटेड स्टेट्स इज रिक्वायर्ड टू पे अराउंड $9 ट्रिलियन इन डेब्ट्स बाय इट्स मैच्योरिटी डेट और टू बी रीफाइनेंस इन 2025। अ सिग्निफिकेंट, अब रीफाइनेंस ही तो नहीं कर रहा है इनका फेडरल रिजर्व, उसी पे तो हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं फेड पर, बोले इसको रीफाइनेंस कर। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स टोटल नेशनल डेट, दिस लार्ज सम विल रिक्वायर द गवर्नमेंट टू ईदर इशू अ न्यू डेट और रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग डेट एट करंट हायर इंटरेस्ट रेट्स।
A higher interest rate on this debt will increase the annual cost of US Treasury and ultimately the taxpayers, potentially leading to skyrocketing debt payment. अब समझिए, पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको रीफाइनेंस कराया तो पिछले रेट पर तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा पर होगा। उससे ज़्यादा पर होगा तो ब्याज पे ब्याज लग जाएगा आपका, पिछली बार का ब्याज और उस पर ब्याज, तो ये तो हवाई जहाज हो जाएगा। तो आएगा कहाँ से पैसा? जनता पैसा तो अल्टीमेटली जनता को पे करना है। जनता पैसा पे करेगी कहाँ से? कहाँ से लाओगे आप? रीफाइनेंस आपका होने की करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। पेमेंट करने की आपकी ताकत ही नहीं है कि आप पेमेंट कर सको। ठीक है, अब ज़रा इसमें आपको खेल दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, क्या गजब का खेल है, जरा समझिए। यहाँ AI से हमने पूछा, और ये गूगल का AI है सर, हमारा नहीं है। गूगल के AI से पूछा हमने क्या पोजीशन है, तो उसने ये पोजीशन बताई। हमने सेम गूगल के AI से कंप्यूटर के ऊपर पूछा, तो कंप्यूटर कहता है नो, द US गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे 9 ट्रिलियन डेट इन 2025। द स्टेटमेंट लाइकली रिफर्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन US डेट सिचुएशन व्हिच इन्वॉल्व्स अ मच लार्जर टोटल डेट 33 ट्रिलियन एंड नीड टू इशू अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन इन न्यू सिक्योरिटीज टू रोल ओवर एग्जिस्टिंग डेट एंड कवर अ प्रोजेक्टेड डेफिसिट ऑफ 1 ट्रिलियन इन द अपकमिंग ईयर। बात वही है सर, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन घुमा कर बोली गई है। पहले नो कर दिया, तो आप जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ते, वो कहेंगे देखो मना कर रहा हो, है ना। सोचिए, एक ही चीज़, सेम कीवर्ड मोबाइल पे डाला कुछ और आया, कंप्यूटर पे डालते हैं तो कुछ और आता है, लेकिन मेन मुद्दे से फिर भी नहीं जाता। अब 10 ट्रिलियन डॉलर, 9 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट चुकाना है, ठीक है, वो चुका पाएंगे नहीं। रीफाइनेंस कैसे होगा? 10 ट्रिलियन डॉलर के आपको दोबारा से बॉन्ड देने पड़ेंगे, 10 ट्रिलियन डॉलर के, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम है। ये जो ट्रिलियन डॉलर के जो देने की बारी हो रही है कि 10 ट्रिलियन डॉलर के हम इशू कर देंगे, खरीदेगा कौन? खरीदना तो कोई है नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि भारत खरीदार था और चाइना खरीदार था, और भी लोग थे, लेकिन अब लोग नहीं खरीद रहे, क्योंकि अब लोगों को ग्रोथ की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं। तो आपका 3% का, 2%, 2.5%, 3% का बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, जब उनको इससे ज़्यादा ग्रोथ कहीं रियल एस्टेट में मिल रही है, कहीं किसी को स्टॉक मार्केट में मिल रही है, कहीं तमाम सारी जगह। इस समय तो सभी चीज़ें ग्रो करी ना, तो अब पैसा कौन डालेगा? आपके पास पैसा तो कोई डालेगा ही नहीं, फिर क्या करें? तो आपको तो मिलना ही नहीं है 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन मिलेगा नहीं, चुका पाओगे नहीं, तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, और अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करी तो कांड हो जाएगा लंबा वाला। तो फिर करें क्या? अब एक काम हो सकता है क्या? कहाँ कहाँ ज़्यादा रिटर्न आ रहा है? बोले रियल एस्टेट, ओके। और कहाँ आ रहा है? बोले बिटकॉइन, फिटकॉइन, क्रिप्टो में, ठीक। और कहाँ आ रहा है? स्टॉक मार्केट में। कितना रिटर्न आ रहा है? बोले सब 12%। एक काम करो, इस रिटर्न को ख़त्म कर दो। क्या समझे? इस रिटर्न को ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे करें? रिसेशन ले आओ। अभी आप जो कर रहे हैं, अमेरिका में जो हो रहा है, जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इस टैरिफ से होगा क्या? सामान महंगा हो जाएगा, कम बिकेगा। कम बिकेगा तो क्या होगा? रिसेशन आ जाएगा, दुकानें नहीं चलेंगी ना सर, पैसे का मूवमेंट कम हो जाएगा, तो रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन आ जाएगा तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट डूब जाएगा तो क्या होगा? आपको 12% का रिटर्न मिल रहा था, उसकी अब आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब अपना पैसा निकालोगे, और सब लोग जब निकालना शुरू करेंगे तो मार्केट और टूटेगा। जब मार्केट टूटेगा पूरी तरह से, तब क्या करोगे? और यार ये तो बड़ा अनस्टेबल है, इसमें तो लगाना ही नहीं है। फिर कहाँ लगाने जाओगे? फिर सिक्योरिटी में लगाओगे ना। फिर आओगे ना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, हमारे बॉन्ड खरीदने, ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने। बस 10 ट्रिलियन के हमको अपने बेचने, हमको डेट से बाहर निकलना है कैसे भी करके। तो निकले कैसे? तो आप निकलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। तो ये जो सारी जो कहानी है वो इसलिए है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मतलब क्या? इसका मतलब ये जो मुझे जो लगता है। पर पहले ज़रा आगे कुछ और न्यूज़ देखें, आपको पहले वेरीफाई करा दूं कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी, 1-2 दिन पहले, है ना। इंडिया कट्स यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर, स्ट्रेंथन्स गोल्ड शेयर इन फॉरेक्स। मैंने आपको बताया था ट्रेजरी, जो यूएस की ट्रेजरी, उससे हम जो है सामान कम कर रहे हैं और गोल्ड में हम ले रहे हैं, है ना। गोल्ड में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। गोल्ड अरे सर, फॉरेक्स का हमारा जो यूएस डॉलर का जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, उसको हम खत्म कर, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 242 बिलियन था हमारा, 242 बिलियन, अब 227 बिलियन रह गया हमारे पास फॉरेक्स ट्रेजरी एक्सपोजर। बाकी हमने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, हम गोल्ड में शिफ्ट हो गए। सिर्फ भारत नहीं, है ना, और भी लोग हैं। इंडिया इज होल्डिंग ऑफ यूएस ट्रेजरी बिल डाउन, गोल्ड फाइंड्स फेवर इन फॉरेक्स रिजर्व, स्टिल अमंग टॉप 20 ट्रेजरी बिल्स इन्वेस्टर्स। तो भारत ने मना कर दिया कि हम तो भैया नहीं ले रहे, हम तो कट कर रहे हैं ट्रेजरी बिल्स, हम गोल्ड में लेंगे। सिर्फ भारत ने नहीं सर, इंडिया चाइना ट्रिमिंग यूएस ट्रेजरी होल्डिंग ऑन कंसर्न्स ओवर यूएस क्रेडिट रेटिंग राइजिंग डेप्ट पाइल। और ये खबर आज की नहीं है, 25 जून 2025 की है, ठीक है। उसी समय भारत ने पूत के पाँव पालने में देख ली थी। क्या बताया था मैंने आपको? अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जाएगी। कब बताया था? आज 2 साल तो हो गए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोले अरे ऐसा वैसा। सर अभी तो ये चुकाएंगे कहाँ से 9 ट्रिलियन? इनका 10 ट्रिलियन का कोई खरीदेगा तब ना चुका पाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? नया बेचोगे तो नया कोई खरीद ही नहीं रहा आपसे। जो पुराना उसको भी कट करते चले जा रहे लोग, भैया हमें पैसा दे दो, हम तो अपना गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि अब आप पे भरोसा नहीं रहा ना। अब गोल्ड पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या कहा था? कोई रात को आता था, उसने क्या कहा था कि पैसे
बैकिंग नहीं है आपके पास। जिस दिन बबल बस्ट होगा बहुत बुरी तरह से बस्ट होगा। अब पैसा निकाल रहे हैं भारत और चाइना दोनों कि भैया हमारा पैसा दे दो और हमारा गोल्ड दे दो। गोल्ड भी अब अपन उठा रहे हैं डिलीवरी, अभी तो दे नहीं पा रहा है, इंग्लैंड तो दे ही नहीं पा रहा। वो कह रहा हमारे पास में लोग नहीं, हमने कहा हम भेजे हैं, हमारा गोल्ड हमको वापस चाहिए। अब सारा आ रहा है गोल्ड पे मामला, ठीक है। चलिए, मेरी बात नहीं मानते थे, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा बता देना। मंदी की कगार पर अमेरिका, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जारी की चेतावनी, अब क्या करेंगे ट्रंप। ओए होए 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 होए, 3 सितंबर आज की खबर है। मूडीज ने रेटिंग जारी करी और कहा है मंदी की कगार पर है अमेरिका, हालत खराब है अमेरिका की, ठीक है। सोचिए 1/3 जीडीपी का 1/3 जो है वो मंदी के कगार के मुहाने पर खड़ा है और सब जगह चीज़ें महंगी हो गई हैं, ठीक है ना। भोजन हो, परिवहन हो, उद्योग हो, सब पर असर दिख रहा है। लेकिन ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा। दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखा रहा अमेरिका खुद मंदी की कगार पर, मूडीज ने दी बड़ी चेतावनी। क्या कहा था मैंने, अमेरिका रिसेशन में जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था? बहुत सारे लोग मान ही नहीं रहे थे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। और अभी गंभीर संकट में अमेरिका आने वाला है, गंभीर। धमकी देने वाले ट्रंप को मूडीज की चेतावनी, टैरिफ की धौंस न दिखाएं वरना अमेरिका में आ रही मंदी। टैरिफ की धौंस दिखा दी और मंदी भी आ रही है। टैरिफ की धौंस से और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अमेरिका को, जितना टैरिफ लगाएगा उतना नुकसान हो जाएगा। अमेरिका अब गया फंस, अमेरिका हो गया जिंच, उसको समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ। तब करें क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा। हमने कहा एक्सप्लेन, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब अमेरिका एक ऐसे जाल में फंस गया है जहाँ उसके ट्रेजरी बॉन्ड नहीं बिक रहे, ठीक। अब ट्रेजरी बॉन्ड बिकने के लिए क्या करे, वो टैरिफ लगा रहा है, अपने लोगों से पैसा ले रहा है, और अपने लोगों से पैसा लेने के बाद बिकने के लिए क्या करे, ट्रेजरी तो फिर भी नहीं बिकेगा बॉन्ड। तो ट्रेजरी बॉन्ड बेचने के लिए उसे मार्केट में उथल पुथल करनी पड़ेगी, लोगों को डर लगेगा, तभी तो सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, वरना नहीं खरीदेंगे। तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आता है, पूरी दुनिया में सबसे सेफ माना जाता है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को, ये मैं आपको बता दूं। इट इज़ वर्ल्ड्स सेफेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड दुनिया का, और दुनिया के देश इसमें पैसा लगा रहे थे, भारत में लगा रखा ना। तो जब उथल पुथल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मार्केट अप एंड डाउन हो जाएगा, तो उसका असर भारत में भी आएगा, बड़ा उथल पुथल हो जाएगी। तो आप पैसा कहाँ रखोगे। अब आप कहोगे हमें कौन पैसा रखने की जरूरत है, अरे नहीं, रखना पड़ता है। ये तमाम सारे आपके पेंशन स्कीम ये वो, ये सारी इन्हीं सबसे चलती है, इन्हीं से लिंक्ड होती है। पैसा आप हाथ में थोड़ी रखे बैठे रहते हो, तो इन्वेस्टमेंट करते हो, और धीरे धीरे उस इन्वेस्टमेंट से जो ग्रोथ होती है उससे आप पेमेंट करते हो, तो सारी की सारी वो तो स्कीम चल जाएंगी। और अगर ट्रेजरी बॉन्ड यदि इसका ये नहीं बेच पाया 10 ट्रिलियन का, तब क्या होगा। तो नहीं बेच पाया तो इनकी जितनी पेंशन से लेकर तमाम सारी जो स्कीम्स हैं, जो एफडी से लेकर तमाम सारी, उस पर सब पर इफेक्ट आ जाएगा अमेरिका में, सब पर इफेक्ट आएगा। अब मार्केट यदि पूरा हिला दिया तो क्या होगा, मार्केट तो टूट जाएगा, नुकसान भी होगा, लेकिन बिल्स जो है वो बिक जाएंगे इस बहाने। तो मार्केट तोड़ने की जुगाड़ है ये, ठीक है। अब आप पर और हम पर इसका क्या असर होगा, हाँ ये मुद्दे की बात। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर रिसेशन आ सकता है, और ये मैं बार बार आपको लगातार बोल रहा हूँ, बीच में 2-3 बार आया भी, पर वैसा नहीं आया जैसा हम चाह रहे थे। तो गंभीर रिसेशन की चेतावनी मूडीज़ भी दे रहा है, और हम भी आपको लगातार पिछले 2 साल से दे रहे हैं। अब ये दे रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं थी भाई, कहाँ है, इतनी मेहनत करते हो, हमारा लाइव सुन लिया करो, वैसे ही पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन में हो। तो गंभीर रिसेशन की उसमें अमेरिका खड़ा हुआ है, और ऐसा तो नहीं कि अगर रिसेशन आएगा तो सिर्फ अमेरिका में आएगा, नहीं, उसका इफेक्ट सीधे भारत पर भी पड़ेगा, बिल्कुल, और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो भारत में जो लोग हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें, फिलहाल कोई नई खरीदारी अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टॉक्स में खासकर, है ना, ठीक है ना। अब दूसरी बात, तो करें कहाँ इन्वेस्टमेंट। आप गोल्ड में फ़िलहाल कर सकते थे, पीछे भी मैंने बोला था, तब से भी बढ़ गया, अभी भी कर सकते हैं, है ना। बाकी कोई ऐसा सेक्टर दिखता नहीं। जो सबसे ज़्यादा हिट होने वाले सेक्टर मुझे लगते हैं, वो लगते हैं रियल एस्टेट, जो अच्छा खासा हिट होगा, क्योंकि पैसा वैसे नहीं है, और रियल एस्टेट कोई नहीं खरीदेगा जब उथल पुथल हो जाएगी मार्केट में, रिसेशन आ रहा होगा। तो ये सबसे बुरे हिट होने वाले सेक्टर में से एक रहेगा। तो अभी अगर आप संपत्ति कोई खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए ना, थोड़ा देख लें। और बाकी जो है थोड़ा वेट कीजिएगा, पैसा अपना रेडी रखिएगा, फंसाइएगा मत कहीं, क्योंकि मार्केट अगर टूटेगा तो लगाने में आपको आपके पास पैसा होना चाहिए, और टूटेगा तो अच्छा टूटेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है और ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमको फ़र्क नहीं आएगा। शुरुआत में टूटेगा और ज़बरदस्त टूटेगा, लेकिन बाद में बढ़ जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि बीच में 1-2 साल की मंदी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो जो प्लानिंग है ट्रम्प साहब की वो तो यही लग रही है कि पहले मार्केट को जो है हिला दो, हमारे ट्रेजरी निकल जाए हमारे, उसके बाद फिर सही कर लेंगे। क्या कह रहे हैं एक और सज्जन? The old conservative establishment may have opposed something like illegal immigration on procedural grounds, simply because it was illegal. But they took no issue with it in substance.
If the same thing was achieved through legal avenues, many of them would celebrate and support it. At this point, it should be clear that the fact that something is sanctioned by our government doesn't mean it's good for our country. That much is obvious with various forms of legal immigration today. For decades, we heard that so-called high-skilled immigration was an urgent necessity. The H-1B visa, for example, was sold as a way to keep America globally competitive. Of course, we do have an interest in attracting the truly exceptional few, the very best and the brightest in the world. But that's not how programs like H-1B have actually functioned. Instead, they've imported a vast new labor force from abroad, not to fill jobs Americans can't or won't do. Conservative establishment may have put globally competitive. But that's not how programs like H-1B have actually come abroad, not to fill jobs Americans can't or won't do, but to undercut American wages, replace American workers, and transfer entire industries into the hands of foreign lobbies. We've funneled in millions of foreign nationals to take the jobs, salaries, and futures that should belong to our own children. Not because the foreign workers are smarter or more talented, but merely because they're cheaper and more compliant, and therefore preferable in the eyes of too many business elites who often see their own countrymen as an inconvenience. Trade agreements kneecap blue-collar workers in a slow-moving disaster decades in the making. Abuse of the H-1B program is kneecapping white-collar workers right before our eyes. For the tens of thousands of Americans who are forced to train their foreign H-1B replacements just to get their severance package, the fact that it's legal is a little comfort. तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि लीगल इमिग्रेंट से ही प्रॉब्लम हो, लीगल इमिग्रेशन से ही प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा ही हो, सही ही हो। H-1B वीज़ा को लेकर कहते हैं लीगल इमिग्रेशन है, लेकिन ये बहुत गलत है। हमने बहुत गलत किया। हमने इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर, इसलिए H-1B वीज़ा इशू नहीं किया कि वहाँ पर लोग टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे। हमने सस्ता काम हो इसलिए हमने सस्ती लेबर को रख लिया अपने। उन्हें काम अच्छा नहीं आता लेकिन सस्ते को रख लिया। जबकि सच्चाई है कि भारतीय काम करते हैं और गोरे उसका क्रेडिट ले जाते हैं। अमेरिका में आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है, बहुत बड़ा सच है। हिंदुस्तानी काम कर करके मर जाएगा और वो कहेगा कि मैंने काम किया। उन्हें काम करना आता ही नहीं है, ठीक है ना, अमेरिकन्स को। चलिए अब दूसरी बात, कहते हैं H-1B वीज़ा हमको खत्म, हम तो कहते हैं बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बोले हमारे लोगों की जॉब खरा, हमारे यहाँ के लोगों की, वरना वो जॉब हमारे यहाँ के लोगों की। बिल्कुल आप कीजिए ना, आपको कमाता है, कर पाएंगे, हाँ तो कीजिए, किसने मना किया। हम तो कहते हैं बिल्कुल बंद कर दो। अमेरिका सुधरा नहीं अभी, इतना सब मैंने आपको समझाया, सोचिए, लेकिन अमेरिका को पल्ले नहीं पड़ा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आइए देखें H-1B वीज़ा की धमकी किसको दे रहे हो। अमेरिकन हिंदू अगेंस्ट डिफेमेशन AHAD एंड हिंदू पैक्ट, इन्होंने एक लेटर लिखा है और इस बात को उन्होंने पीटर नवारो, जिन्होंने जो है ब्राह्मणिज्म पर जो है कह दिया था कि वहाँ के ब्राह्मणों को फ़ायदा हो जाएगा, उसको लेकर जो है इन्होंने लेटर लिखा है और इन्होंने ये कहा है कि इनको तुरंत जो है कुर्सी से हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, बिकॉज ये हिंदू फोबिक है। इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो भारतीय इससे डर नहीं रहे कि H-1B वीज़ा फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। वो लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और इसकी मैं दाद देता हूँ, है ना। इतने मुश्किल समय में जब मालूम है कि वहाँ से डिपोर्टेशन हो रहे हैं, फिर भी भारतीय जो है अपनी दमखम अपना दिखा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात है भारत के पार्ट पर। आइए जरा और सुने और क्या हाल है किस किस के। These leaders assemble and ready to present a united front. You know, well, to be clear, India. What does it say? ओ वीडियो में प्रॉब्लम है। Which Trump has tackled reform in his second presidency, that has seen these leaders assemble and ready to present a united front. You know, well, to be clear, India is not necessarily
यहाँ भी इंडिया की ही बात हो रही है। खैर, मैं इसको नक्शा presenting a united front with China. Just to be very clear here, I think some of that has been overstated. तो कह रहे हैं कि भारत जो है वो कोई फ्रंट नहीं बना रहा है चाइना के साथ, और भारत जो है अभी भी नेगोशिएट कर रहा है हमारे साथ, अमेरिका के साथ, और बहुत जल्द जो है वो नेगोशिएशन हो जाएगा और हमारा जो है भारत के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। जब इनको लग रहा है, जब इनकी बैंड बजने वाली है अच्छी तरह से, तब इनको अब इनके सुर ताल जो है थोड़े सॉफ्ट हो गए बस। तो कहते हैं कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, हमको उससे सीखना चाहिए। A little bit. I think India is still negotiating, and it's तो इनको भारत से नेगोशिएट भी करना है। इनका ऐसा कहना कि भारत नेगोशिएट कर रहा है और हमारी बात हो जाएगी। पर ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? On a fair term. They have tariffs against us. China kills us with tariffs. India kills us with tariffs. Brazil kills us with. Now that I know how to, but I've understood tariffs better than they did. I understood tariffs better than any human being in the world. Okay. And now with my tariffs, they were all dropping them. India was the most highly tariffed nation in the country. And you know what? They've offered me no tariffs in India anymore. No tariffs. If I didn't have tariffs, they would never make that offer. They would never make that offer. ये भी भारत का ही नाम जप रहे हैं, वो भी भारत का नाम जप रहे थे। तो कह रहे हैं कि टैरिफ 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 हमने लगा दिया, भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता था, हमने नहीं लगाया था अब तक, अब लेकिन लगा दिया, अब जो है सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, The tariffs on India from 50%. What does that mean? Are you considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India? You had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. And therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example, Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. And they're coming from China, they're coming from Mexico, I must tell you, and they're coming from Canada. A lot of them are coming from Canada. But they're coming into our country because they want to build here. And they want to build here for two reasons. Number one, they'd like to be here. And number two, the tariffs are protecting them. And number three, they want to avoid paying tariffs. When they build their cars here, they don't have any tariffs to pay. When you build here, you don't have any tariffs. तो ट्रम्प साहब फिर भारत को लेकर हो रहे हैं। अभी टोन में चेंज आ गया कि भारत के हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है ना, वी गेट अलॉन्ग विद इंडिया वेरी वेल, लेकिन टैरिफ ज़्यादा है, नरमी आ गई, अभी और नरमी आएगी। लेकिन सबसे मज़ेदार खेल तो तेल का खेल है, इसीलिए तो लड़ाई हुई थी हमारी। सुनिए जरा। Let's take Mr. Navarro at his word and consider his perspective that India should not buy oil from Russia because it hurts Ukraine. But then, why would you single out India? Why not go after Germany or France or the rest of Europe? They're still buying oil from Russia. Sure, it's going through India, but they're still buying Russian oil. And how can you ask those countries to sanction India when they're actually getting their oil and gas from India as well that comes from Russia? But wait, if you think for 1 minute that that's very hypocritical, then get ready for this. You know who else is helping Russia by buying Russia's oil, even though they're getting it after it's refined through India? This is going to blow your mind. It blew my mind when I started reading this. Are you ready? Take a look at this headline. Take a look at this headline. There it is. The headline. India becomes Ukraine's top diesel source while facing US tariff over Russian crude. अरे प्रभु, ये तो गजब ही हो गया। बाकी चीज़ें तो छोड़िए, यूक्रेन को जो डीजल जा रहा है वो भी हम ही दे रहे हैं रिफाइन करके, और रशियन तेल से ही रिफाइन करके दे रहे हैं। और अमेरिका यूक्रेन को पैसा दे रहा है कि तुम लड़ो, और वो रशिया को ही पैसा वापस दे रहा है तेल खरीद के उसका। हैं, कमाल है, क्या करें, अजब गजब अंधेर है साहब। और ये लोग अपने आप को वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, क्या बोलें। Chopping off someone's ding-a-ling doesn't make them a woman, it makes them a eunuch. But you already knew that, right? So, as I was saying, George Soros, Bill Gates, and many more
are pursuing a depopulation agenda, very inappropriate, poison in the food, fake medicine, endocrine disruptors, psych meds, and mass immigration. They want to turn your kids gay, retarded, or both. David Hogg, Harry Sisson, and that one fat chick are the prototypes. Very off-putting. I don't often say the word yuck, but I think it fits here. Conspiracy theories, for the most part, are simply spoiler alerts. Alex Jones, paragon of truth and justice, has been saying these sorts of things for years, and it's high time we start paying attention. तो चलिए साहब, अब इन्होंने इंटरनल लड़ाई भी कर ली। अब ये पीछे पड़ गए किसके? जॉर्ज सोरोस और सबके। कहते कि ये यहाँ पर जो है लड़कों को वो जो क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर बना रहे हैं। बोले यूनो हिजड़े बनेंगे, यहाँ से कुछ नहीं बनते। और क्या वाकई में सही कह रहे हैं? द परसेंटेज ऑफ यूएस एडल्ट्स आइडेंटिफाइंग एज ट्रांस, देयर इज नथिंग नेचुरल अबाउट इट। ये हालत थी कहाँ तक? 1995 तक। और इसके बाद ये जो जूम हुआ, ये देखिए 2004 कहाँ पहुँच गया ये ग्राफ। सब इनके यहाँ ट्रांस बनने पे उतारू हो गए, सब हिजड़े बनना है सबको। और ये दुनिया से लड़ने की बात करते हैं। पर अभी ट्रंप के लिए और मुसीबत है, घर के अंदर से मुसीबत आ रही है। देखें ज़रा, आयशान निज़ार क्या कह रही हैं? 70% of the cost of the F-35 program actually comes from the supply chain. 70% of this $2 trillion that goes into the supply chain is literally because they need to transport the different components of the F-35 to different locations to assemble them. And what's really important for us to know is that the F-35 supply chain functions off of this just-in-time logistics process. It's called this, it's an inventory management system. It's called just-in-time, which means that it delivers the goods right before they're needed. And it's also noted that for an F-35, for every 1 hour of flight, it actually needs 3 hours of maintenance. So what I'm saying to y'all is that if one specific node of the F-35 supply chain is intervened in, it has a huge impact on our people back home. And so we really developed a methodology, and I hope that we can get into this and we can talk about it a bit more through this panel. But what's important for us to know here is that the more that we know, the more that we can do. Knowledge is really power here. And we need to be surgical, we need to be strategic, and we need to be bold in our actions. Because there are many different points of these supply chains of death that we can intervene in, and we must intervene in. सब में इंटरवीन करो। F-35 प्रोग्राम जो है उसको लेकर बोल रही हैं और कह रही हैं इसका जो पूरा जो पैसा जो है वो पब्लिक को देना पड़ता है। अब ये प्रोग्राम 70% कॉस्ट जो है इसकी वो आती है, एक्चुअल कॉस्ट कम्स फ्रॉम सप्लाई चेन। क्या करें फिर? Is that 70% of the cost? बंद कर दें F-35 प्रोग्राम को। गजब है। पर चलिए, आपके यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं और एक से बढ़कर एक मौजूद हैं। और एक बार फिर ओ हो इजराइल का ये मैप है। इजराइल के मैप पे इतने सारे सायरन बज गए। क्यों? यमन ने इजराइल को ज़बरदस्त तरीके से ठोक दिया भाई, ऐसा इजराइल का कहना। यमन को लगता है अब रहना नहीं है, क्योंकि गाज़ा पट्टी वालों को तो देख लो, इनको गजक पट्टी की तरह कूट दिया भाई। ये गाज़ा था, ये गाज़ा था, और अब गाज़ा क्या हो गया अभी आपको दिखेगा। सोचिए कभी ऐसा होता था गाज़ा, और अब ये हालत हो गई सेम उसी जगह की। कैन यू बिलीव इट? खत्म कर दिया बिल्कुल, खलास। और ये लोग युद्ध रोकने की बात करते हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तो युद्ध लड़ रहे हैं, क्या युद्ध रोकेंगे? चलिए सर, हाउ कैन यूएस पुट टैरिफ्स वॉट एवर दे फील लाइक, वॉट WTO इज डूइंग? कुछ नहीं, WTO राम राम कर रहा है ना। WTO कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। गब्बर सिंह जी, आप कमेंट का जवाब दे दूँ। क्या होता है सर, WTO जो आपने साइन किया उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, जिसमें से एक एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला क्लॉज भी है। और टैरिफ, क्योंकि उनको ट्रेड डेफिसिट है ना, तो ट्रेड डेफिसिट का भी उसमें एक कॉलम दिया हुआ है। और उस ट्रेड डेफिसिट में टैरिफ वाला मैटर आपको वो प्रोविजन है, तो टैरिफ आप लगा सकते हो, है ना। इन्होंने जो टैरिफ कह के लगाया उसको आप टैक्स कह के लगा सकते हो, तमाम सारी अन्य चीज़ें बोल सकते हो। बट रियलिटी यही है कि आपके पास में ये ऑप्शन है, भारत के पास भी है। तभी तो भारत 200% लगा रहा था हार्ले डेविडसन, वरना कैसे लगा लेता? तो ऐसा नहीं है, भारत भी ऐसा कर रहा था। गलती भारत की थी, भारत को पहले ही सोच लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था भैया। पर उस समय उनको लग रहा होगा हम हार्ले डेविडसन क्यों विदेशी बाइक बिकने दें। वो भी ठीक है अपनी जगह सोच, लेकिन बिजनेस को
थोड़ा पहले से ही अगर अच्छे से करें तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, फ़र्क जो है अमेरिका को पड़ेगा और ज़्यादा लंबा फर्क पड़ेगा। और अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये बाई चांस हो रहा है, कर रहा है अमेरिका इंटेंशनली, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद में QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा एड नोट में, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, फॉलो कर लीजिएगा सबको बारी बारी से, क्योंकि सब जगह अलग अलग मटेरियल आता है ना, एक ही मटेरियल नहीं है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।